हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की हो या हो पाश्चात्य कला की या हो मूर्ति कला की। अगर आप कला विषय से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सही जगह है, जहाँ आपको सारी चीजें चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। तो प्रागैतिहासिक काल से लेके अब तक का मैंने आपको पूरा वीडियो दे रखा है, सारी वीडियो डिटेल में दे रखी है। इस समय हम ग्रुप्स के कलाकारों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों की बात करेंगे। आज दो कलाकार निरोध मजूमदार और हेमंत मिश्रा, जो कि कलकत्ता ग्रुप के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं और महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं, तो इनसे जुड़ी हुई सारी बातों को आज हम जानेंगे। आज हम उनके चित्रों को भी देखेंगे, उनकी तकनीकियों को जानेंगे, उनके जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी घटनाएं, उनसे जुड़े हुए संपूर्ण महत्वपूर्ण वे तथ्य जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। कलकत्ता ग्रुप के दो प्रमुख चित्रकार निरोध मजूमदार और हेमंत मिश्रा, जो कि अपनी ही अलग तकनीकी के लिए जाने जाते हैं। एक कलाकार जिसने भारत में अति यथार्थवाद का आरंभ करवाया, या हम कहें जिसकी कला में हमको अति यथार्थवाद सबसे पहले दिखाई देता है रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद। दूसरा कलाकार निरोध मजूमदार, जो कि बंगाल शैली में पढ़ते हुए बंगाल शैली के कलाकारों के पास शिक्षा ग्रहण करते हुए उनके खिलाफ जाकर उसने काम किया। खिलाफ मतलब ऐसा नहीं कि युद्ध किया, लेकिन हाँ, तकनीकी तौर पर उनके विरुद्ध जाकर उसने काम किया। तो आज हम इन्हीं दोनों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निरोध मजूमदार की। 1916 में इनका जन्म हुआ, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। ये एक तांत्रिक कलाकार थे। तांत्रिक प्रवृत्ति जो थी भारत की अपनी मूल प्रवृत्ति थी। वैसे इस समय, जिस समय ये चित्रकार हुए या इन्होंने चित्रण कार्य किया, तो भारत में विभिन्न जो तकनीकियां थी, जैसे आप देखिए घनवाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, इन सब का प्रभाव चित्रकारों पर पड़ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि ये जो थे, अब भारत की अपनी एक मूल प्रवृत्ति निकली तांत्रिक कला, तो ये नव तांत्रिक कलाकार थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये जादू टोना करते थे, ये अपनी चित्राकृतियों में वो तांत्रिक आकृतियां प्रयोग करते थे। जैसे आप देखें शंख चक्र, त्रिकोण, सितारा, ये सारी चीजें ये अपनी चित्राकृतियों में उस तरीके के प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें तांत्रिक कलाकार कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु 1982 में हुई, जन्म 1916 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। शिक्षा की बात करी तो इनकी शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में हुई। और किसके संरक्षण में हुई? तो अवनींद्र नाथ और उनके शिष्य क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के संरक्षण में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन फिर भी ये उनसे शिक्षा प्राप्त करते हुए भी ये कलकत्ता ग्रुप, जो कि बंगाल शैली के विरोध में बना था, उसके सदस्य बने। मतलब कहीं ना कहीं ये वैचारिक रूप से उनकी उस तकनीकी के, उस एक ही परंपरा के विरुद्ध खड़े थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हुए जाके, ठीक है, कलकत्ता ग्रुप में शामिल हुए जाके। उत्कीर्णन की शिक्षा इन्होंने आंद्रे लोहाते से ली थी। अब उत्कीर्णन अपनी भारतीय कला उस समय, वही बात हर वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। भारतीय कला जो बंगाल शैली थी उस समय, तो उनका एक ही मानना था कि भाई हम अपनी पुरानी कला परंपराओं को जीवित रखते हुए चलेंगे। लेकिन अब सीन यहाँ ये था कि ये कह रहे थे हमें कला विश्वव्यापी बनानी है, हमें पूरे विश्व की कला का अनुकरण करना चाहिए, हमें देखना चाहिए विश्व में क्या चल रहा है। लेकिन बंगाल शैली के कलाकार अपनी जिद पर थे, तो इन्होंने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना करवा ली थी। तो इन्होंने उत्कीर्णन की शिक्षा आंद्रे लोहाते से ली। इनकी पत्नी जो थी मार्गराइट मजूमदार थी। मार्गराइट मजूमदार याद रखिएगा, कहीं कभी पूछ ले तो, बाकी नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनकी बहन को भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बहन सानू लाहिड़ी प्रसिद्ध चित्रकार हैं और कला शिक्षिका थी, मतलब चित्रकार थी और प्रसिद्ध कला शिक्षिका भी थी। तो आप इनको भी याद रखिए। सानू लाहिड़ी किसकी बहन थी? तो निरोध मजूमदार की बहन थी, है ना। अब अगला जो पॉइंट बनता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, वो ये बनता है कि किसी भी चित्रकार की पहली प्रदर्शनी या एकल प्रदर्शनी कब लगी।
एकल प्रदर्शनी लगाने के लिए उतना सारा पेंटिंग होना चाहिए, है ना, उतनी सारी पेंटिंग होनी चाहिए, मतलब इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी। 1944 ईस्वी में इनकी कोलकाता में पहली एकल प्रदर्शनी लगी और उसी के बाद ये कलकत्ता ग्रुप में शामिल हुए। अब आप कहेंगे कि मैम कलकत्ता ग्रुप की स्थापना तो पहले ही हो गई थी, तो ये हाँ, ये बाद में शामिल हुए, ठीक है, निरोध मजूमदार बाद में शामिल हुए, क्योंकि इनकी 1944 में जब एकल प्रदर्शनी लगी तो इनकी कला को देखकर वो कलाकारों ने, जो कलकत्ता ग्रुप के कलाकार थे, प्रतोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, इन्होंने कहा कि भाई आप मेरे में शामिल हो जाइए, ठीक है, तो ये सीन रहा इनका। अब हम बात करें इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला की, तो चुनी हुई प्रतिमाएं, जिसमें 23 चित्र हैं, 1957 में इन्होंने बनाई है। 23 चित्र 1957 में इन्होंने इस श्रृंखला का निर्माण किया। श्रृंखला वो होती है जिसमें बहुत सारे चित्र एक साथ बनाए जाएं और एक ही टॉपिक से रिलेटेड हों। इनका एक चित्र अनंत का पंख, एक चित्र श्रृंखला है अनंत का पंख, जिसमें 15 चित्र हैं। याद रखिएगा, पूछ लेता है इनकी चित्र श्रृंखला अनंत का पंख में कितने चित्र हैं, 15 हैं भाई। इनकी चित्र श्रृंखला चुनी हुई प्रतिमाएं में कितने चित्र हैं, तो 23 चित्र हैं। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। फिर इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो नेताज घाट इन्होंने तैल में बनाया है, और इस चित्र का संग्रह कहाँ है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र संग्रहित है। स्वर्ग, पूर्णिमा, गंगा, ये याद रहे ना रहे, नेताज घाट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को याद ही रखना है, ठीक है। ये क्या करते थे, अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। देवनागरी लिपि आप जानते हैं, हमारी हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, हमारी संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल कुछ लिखते रहे, उस लिपि का प्रयोग करते थे। इसका उदाहरण आप यहाँ पर दिए हुए चित्र में देखेंगे, यहाँ देखिए, ये जो इन्होंने लिखा है तांत्रिक कलाकार वाला सीन और देवनागरी लिपि वाला सीन, दोनों देखिए, ये सब देवनागरी लिपि लिख रखी है, यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, आगे भी मैंने एक वीडियो सॉरी फोटो लगा रखी है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और सांप हुआ, ये सर्प हुआ, ये तांत्रिक प्रवृत्ति का प्रतीक है ना। हिरन बनाया है बीच में, घोड़े जैसा हिरन है या घोड़ा है, कंफ्यूजन है, लेकिन हाँ, जो आकृतियां बनाई हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पर आप देखेंगे ओम धय स्र व स स्वान, पूरे चित्रों में कहीं ना कहीं ये अपनी देवनागरी लिपि को लिख कर उससे चित्र पूर्ण करते थे। ये इनकी विशेषता है, तो ये आपको जरूर याद रखनी है। लिया जा सकता है कि कौन सा चित्रकार था जो अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग करता था, तो आप बता दीजिए कि हमारे निरोध मजूमदार थे, ठीक है। इस इनके पुत्र हुए हैं चित्रवनु मजूमदार, जो कि है ना, 1956 पेरिस में। तो अब इनका जो है काम क्या है, मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन व कॉन्सेप्चुअल में कार्य करते हैं चित्रवनु मजूमदार। पूछा जा सकता है चित्रवनु मजूमदार किसके पुत्र हैं या चित्रवनु मजूमदार क्या करते हैं, तो मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का नाम आते ही आपके दिमाग में दो चित्रकार जरूर कौन हैंगे, एक तो सुबोध गुप्ता और दूसरी उनकी पत्नी भारती खेर। आपको मैं इनके विषय में भी वीडियो दूंगी और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो आपको इन दोनों को जरूर याद रखना है। बाकी इंस्टॉलेशन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इनके विषय में आपको बताऊंगी। फिलहाल तो हम इनको भी देख ले, चित्रवनु मजूमदार भी क्या है, मल्टीमीडिया एवं इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट व कंसेप्चुअल कार्य में करते थे, ये काम करते थे इसी में। अगली बात करें इनकी पेंटिंग में, इनकी जो पेंटिंग्स हैं इनमें रचनात्मक प्रतीकवाद दिखाई देता है, या इनकी सारी पेंटिंग्स, इनके सारे चित्र रचनात्मक प्रतीकवाद पर आधारित हैं। आप प्रतीक देख सकते हैं, इन्होंने मूर्त कला को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, एक प्रतीक है कि हाँ ठीक है, जो भी इसका प्रतीक है। और वैसे भी हम बताएं कि तांत्रिक कला में प्रतीक ही होते हैं ज्यादातर। जब आप देखो भाई, अगर हम सीधा तंत्र से ले ले कि जादू टोना, अपने आप तो मूवीज में दिखता है, अब कोई रियल में नहीं दिखता, और कोई देखा हो तो पता नहीं। वैसे कलकत्ता वाले, माफ करना, लेकिन कलकत्ता का जादू फेमस था, बंगाल का जादू। तो क्या करते हैं भाई, उसमें प्रतीक ही होता था। मान लो किसी व्यक्ति पर जादू करना है तो उसका चित्र बनाया या उसके नाम की गुड़िया बनाते थे, है ना, गुड़िया बनाई और उसके बाल में, उसके सिर में, उसके हाथों में कीले लगा देते थे, है ना। तो ऐसे ही तो प्रतीकात्मक रूप से ही कला या तंत्र विद्या का काम होता था, वैसे ही इन्होंने प्रतीकात्मक रूप को ही चुना है, ठीक है। तो
मजूमदार को उनके कलात्मक कौशल के लिए नॉर्मल ब्लाउंट मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये याद रखिएगा, इनको कौन सा सम्मान मिला है, तो नॉर्मल ब्लाउंट मेमोरियल अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। 1946 में इन्हें फ्रांस में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए फ्रांसीसी सरकार से छात्रवृत्ति मिली थी। तो ये भी एक ऐसे स्टूडेंट या एक ऐसे विद्यार्थी या एक ऐसे कलाकार जिनको फ्रांसीसी सरकार ने छात्रवृत्ति दी थी 1946 में फ्रांस में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए। कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकारों में से गिने जाते हैं। ये मैं शुरू से ही कहती हुई चली आ रही हूँ, लेकिन जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो उसमें भी इसका उल्लेख आपको मिलेगा। तो इनके विषय में हमने ये सारी चीजें देख ली। इन्होंने जब कला की शिक्षा ली है, आप देखेंगे उत्कीर्णन की, तो इन्होंने उस कलाकार के स्टूडियो में जाके काम किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये थे हमारे निरोध मजूमदार। अब हम इसके बाद देखेंगे हेमंत मिश्रा जी को। हेमंत मिश्रा जिनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ है। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने सारे कलाकारों के जन्म के हिसाब से आपको वीडियो दी है। सबसे पहले आपको दी है मैंने प्रदोष दास गुप्ता की वीडियो, जिनका जन्म हुआ 1912 ईस्वी में। उसके बाद मैंने आपको दी गोपाल घोष जी की वीडियो, जिनका जन्म हुआ 1913 ईस्वी में। उसके बाद मैंने अभी आपको निरोध मजूमदार के बारे में बताया, जिनका जन्म हुआ 1916 ईस्वी में, और हेमंत मिश्रा जिनका जन्म हुआ 1917 ईस्वी में। इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी परितोष सेन की, जिनका जन्म हुआ है 1918 ईस्वी में, और रथिन मित्रा की, जिनका जन्म हुआ 1926 ईस्वी में। तो मैं आपको सारी वीडियो क्रम से दे रही हूँ। आप अगर मेरी वीडियो क्रम से देख रहे हैं और ध्यान रखेंगे तो आपको नेट के पेपर में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पीजीटी और नेट के पेपर में क्रम से लगाने आता है कि पहले के क्रम में लगाइए या बाद के क्रम में लगाइए, तो इसमें आपका फायदा होगा। चलिए, हेमंत मिश्रा जिनका जन्म 1917 ईस्वी में असम में हुआ है, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 2009 में हो गई है। तो हाल ही हम कहें तो बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, हाँ 10-12 साल जो भी हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक चित्रकार हैं या समकालीन में भी माने जा सकते हैं। इनके पिता पंडित गौरी दत्त मिश्रा विद्याभूषण इनका नाम था, इनके पिताजी का, और इनकी माता का नाम गिरिजा देवी था। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इनकी पत्नी बीना मिश्रा लेखिका व शिक्षिका थी। ठीक है, अब इनकी पत्नी वही लेखिका और शिक्षिका दोनों हैं, और ये भी एक लेखक और शिक्षक के रूप में काम किए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, कला शिक्षक के रूप में या हम कहें लेखक और कलाकार के रूप में, कलाकार जॉन हसल के साथ पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने कौशल को निखारने वाले स्वशिक्षित कलाकार हैं। इनकी शिक्षा जो है, आरंभिक शिक्षा हम कहें या नॉर्मल शिक्षा कहें, तो इनकी असम में ही हुई। लेकिन अगर कला की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने किसी से एक प्रमाणित तौर पर कोई शिक्षा नहीं ली। ये स्वशिक्षित कलाकार हैं, अपने कला कौशल के माध्यम से खुद को निखारा। और ये जॉन हसल, इनके साथ इन्होंने पत्राचार के माध्यम से, मतलब आप देखें लेटर के माध्यम से, या हम कहें कि उनकी पुस्तकें मंगा ली उसके हिसाब से ये, या उनकी तकनीकों को पूछ पूछ कर लेटर वाले माध्यम से इन्होंने अपनी कला का विकास किया है हेमंत मिश्रा जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके चित्रों की बात करें तो प्रिमिटिव ईयर, वर्ष ऑन फायर, इको ऑफ सॉन्ग्स, हिडिंग गार्ड, डांसिंग ट्रीज, कैंडल ऑफ लाइफ, ये इनके चित्र हैं। ठीक है, यहाँ आप इनका एक चित्र देख रहे होंगे, डांसिंग ट्रीज, पैर दिखाए जा रहे हैं पेड़ों के, है ना। इको ऑफ लाइफ या डांसिंग ट्रीज करके इसका शीर्षक है, आप देखिए यहाँ पर। तो ये इनका चित्र है। अभी आप जानेंगे कि इनके चित्र ऐसे क्यों। आपने अति यथार्थवादी चित्रकारों के अगर चित्र देखे हैं, सल्वाडोर डाली के चित्र देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि अति यथार्थवाद के जो चित्र हैं, चाहे पिघलती घड़ियां हो, चाहे जलता हुआ जिराफ हो, कुछ ना कुछ इसी तरीके से बने हैं। बहुत सारे पैर हैं, यहाँ देखिए यथार्थ से हटके, पेड़ से हाथ निकल रहा है, पेड़ में एक पत्ती है, यहाँ एक हाथ है, और सब उलझा हुआ है। तो ये चित्र जो बनाते थे, तो इनके चित्रों में प्रिमिटिव ईयर, वर्ष ऑन फायर, इको ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग, हिडिंग गार्ड, डांसिंग ट्रीज, कैंडल ऑफ लाइफ, तो ये इनके चित्र हैं।
इनकी कला यात्रा के बारे में अगर हम बात करें, हेमंत मिश्रा प्रारंभ में दृश्य चित्र बनाते थे, बाद में घनवादी, अति यथार्थवादी व रहस्यवादी चित्र बनाने लगे। इनके चित्रों में हमको घनवाद, अति यथार्थवाद और रहस्यवाद तीनों दिखाई देते हैं, और मैंने तीनों का उदाहरण आपको इनके चित्रों के माध्यम से दिखाया है। आगे आपको लास्ट में मैं इनकी तीनों टाइप की पेंटिंग दिखाऊंगी। यहाँ पर जो आप इनकी पेंटिंग देख रहे हैं, ये अति यथार्थवाद का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए, इनकी अति यथार्थवाद कृतियां जो है प्रेतों की भांति लगती हैं, जिस पर सल्वाडोर डाली का प्रभाव है, क्योंकि सल्वाडोर डाली बहुत बड़े अति यथार्थवादी आर्टिस्ट थे। आप यहाँ देखें तो इनके चित्र ऐसे लगते डरावने से, है ना, पैर पैर खाली पैर, पैर हाथ निकला हुआ, इधर हाथ निकला हुआ। ये हेमंत मिश्रा भारत में यथार्थवाद के अच्छे आरंभिक कलाकार हैं। शुरुआत में जिसकी कला में अति यथार्थवाद दिखाई देता है वो भारतीय कलाकार हेमंत मिश्रा है, पहले भारतीय कलाकार हेमंत मिश्रा है। और उसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़े, अच्छा यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि भारत का सबसे बड़ा अति यथार्थवादी कलाकार कौन माना जाता है, आपको बताना है। और उसकी एक बहुत फेमस सीरीज है, आपको वो भी बतानी है। ठीक है, नाम बताना है भारत का सबसे बड़ा अति यथार्थवादी कलाकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमंत मिश्रा एक कवि और लेखक भी थे। इनकी प्रमुख पुस्तकों की हम बात कर ले, देखिए कई बार पूछ लेता है ये पुस्तक किसकी है, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जिनका प्रकाशन भी हुआ। इनकी एक पुस्तक है भारतीय चित्रकला, जो कि असमिया में लिखी है। 1978 में इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई, मतलब यही समय इनका माना जाएगा। रूपर अंतर अंतरत रूप, रूपर अंतरत रूप इनके अपने चित्रों के साथ असमिया में कविताओं की एक पुस्तक है। इनके खुद के चित्र हैं और असमिया में कविताएं जो हैं उनकी एक पुस्तक है। 1990 में इसका प्रकाशन हुआ है, याद रखिएगा। दिखो लुईत अरुसागर असमिया में एक आत्मकथात्मक कार्य है। तो इनकी जो आत्मकथा हम कहें वो क्या है, वो है दिखो लुईत अरुसागर, जो कि असमिया भाषा में है। और किसकी है, तो हेमंत मिश्र जी की है, याद रखिएगा। आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला, इन्होंने कहा। अब यहाँ आप देखो, इन्होंने कहा कि जो इस समय की कला है वो आम आदमी के लिए नहीं है। कोई भी कला आए और चित्र बना दे और फेमस हो जाए, ऐसा नहीं है जी। इनका कहना था कि कला के लिए हमें, जैसे हम लोग उनका पढ़ते हैं असित कुमार हलदार का, कला चर्चा एक साधना है ना, शौक नहीं। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि आम आदमी कोई भी कुछ भी बना के चला जाए वो कला नहीं है। कला है तो उसमें उसका भाव होना चाहिए, कोई उसका अर्थ होना चाहिए। और इसी संदर्भ में ये कहते हैं आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला। ये किसका वक्तव्य है, तो हेमंत मिश्रा का है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। दो तीन चीजें और हम देखें तो हेमंत मिश्रा का प्रिय चित्रण माध्यम क्या था, जल रंग था। कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख चित्रकार थे। और ये याद रखना, भारत में जो चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में आपको शुरुआत में अति यथार्थवाद दिखाई देता है, लेकिन सही तरीके से अगर हम देखें तो हेमंत मिश्रा के चित्रों में दिखाई देता है। और उसके बाद का आपको बताना है कमेंट में कि भारत का सबसे बड़ा अति यथार्थवादी चित्रकार कौन माना जाता है। और यहाँ पर एक और आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात, कि हुसैन के चित्रों में भी कहीं कहीं यथार्थवाद है। जैसे उनकी एक पेंटिंग है, मैं हुसैन की, अब कहेंगे हेमंत को पढ़ा रही, मैं हुसैन को बता रही, तो याद रखिएगा हुसैन को जब मैं पढ़ाऊंगी तो भी बताऊंगी। हुसैन की एक पेंटिंग है, सूर्य के पूंछ में बंधकर घिसटता हुआ सूरज या लुढ़कता हुआ सूरज, तो ये चित्र अति यथार्थवाद पे आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो पेंटिंग है इनकी इको ऑफ म्यूजिक है, यहाँ पर आप देखेंगे। अब चित्र देखिए, कहीं ना कहीं आपको इसमें रहस्यवाद दिखाई देगा, कहीं ना कहीं आपको इसमें अति यथार्थवाद दिखाई देगा। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति इसी पेंटिंग को बनाए तो भाई इसका सिर यहाँ बनाएगा, है ना। उन्होंने क्या, यहाँ एक हाथ है जो कि फूल और गुलदस्ता लेके दिखाया गया है, केवल हाथ। ठीक है, यहाँ एक आकृति आपको दिखाई देगी, एक पोल पर या पिलर पर खड़ी हुई, जिसके हाथ में वीणा जैसी आकृति है, रहस्यवादी है। और यहाँ एक खोखला सा पेड़ है, काफी डरावनी सी पेंटिंग। अगर वैसे देखो तो यहाँ आपको अति यथार्थवाद दिखाई देगा और रहस्यमयता दिखाई देगी। ये पेंटिंग है इनकी इको ऑफ सॉन्ग्स या इको ऑफ सॉन्ग। यहाँ देखिए आप, बहुत सपाट पीछे का रंग, और यहाँ क्या किया इन्होंने,
एक आकृति बनाई जिसका सिर नहीं है, ये यथार्थवादी करते हैं, और एक आकृति है जिसका नीचे का धड़ नहीं है, पोल पर खड़ी है ना। और ये अपने आप को ही ये पेंट कर रही है, या मुरली लेके ये पिंच सी कर रही है। तो ये पेंटिंग है हमारे हेमंत मिश्रा जी की। अगर हम उनकी रूपाकृतियां वाली आकृतियां देखें तो यहाँ देखिए कितनी भयावह आकृतियां हैं। कहीं ना कहीं इसकी आंखें देखिए गड्ढे में जाती हुई, आईबॉल छोटे छोटे बनाए हैं, बराबर आंखें भी नहीं है यार। हम लोग बनाए तो कहेंगे कि भाई बराबर आंखें होनी चाहिए, आंखों के आईबॉल बीच में खाली बना दिए गए हैं गोल गोल। इसका चेहरा देखते ही भय खा जाए इंसान। तो ये है इनका यथार्थवाद। ये यहाँ पर आपको घनवाद दिखाई दे जाएगा। घोड़े बने हैं, लयात्मक हैं, लेकिन आकृतियां देखिए घनात्मक आकृतियां हैं। तो ये पेंटिंग्स इनकी इस तरीके से इन्होंने बनाई है। एक और रहस्यमयी पेंटिंग का बहुत अच्छा उदाहरण आप देखिए, यहाँ क्राउन है, पब्लिक है, और बेल बज रही है, कुछ वही फ्लेम करके टाइप का है। तो यहाँ आपको रहस्यमयता दिखाई देगी, रहस्यवाद दिखाई देगा, और यहाँ पूर्णतः घनवादी पेंटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें घनवाद दिखाई दे रहा है। देखिए आप लोग, तो ये है हमारे हेमंत मिश्रा, और ये है इनकी पेंटिंग्स। तो ये थे हमारे दो चित्रकार, निरोध मजूमदार और हेमंत मिश्रा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले दो चित्रकार हम आपको बताएंगे रतिन मित्रा के बारे में और परितोष सेन के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी वाली वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी, और बहुत जल्द हम आपको क्वेश्चन पेपर भी कराना शुरू कर देंगे। तो शाम को जो 9 बजे हमारी क्लास चलती थी लाइव वाली, वो भी चला करेगी। अभी कुछ समय का अभाव है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए। बाकी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।